पार्टिकल अगर किसी सर्किल में पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूवमेंट करे कि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करे। अगर मैं चुपके से थीटा की जगह एक्स रख दूं तो ओमेगा अपने आप वी बनकर तैयार हो जाएगा। सर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। यहां से साफ साफ पता चला, बोले सर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड। इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा भैया पार्टिकल है, पार्टिकल को पत्थर फेंक के मार दिया ऐसे फटाक से। मैंने कहा ठीक है 100 मीटर पर सेकंड से ऐसे पत्थर फेंक के मारा है कि इधर 80 है इधर 60 है और वो कह देगा टी बराबर 2 सेकंड पर आप तो बता दो कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मैंने बोल दिया यहाँ पर कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे 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 से घूम रहा है। रस्सी है, रस्सी से मास एम आपने बांध दिया है, यहाँ पर रस्सी को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो चलते हैं माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले के जितने चैप्टर्स हम लोगों ने माइंड मैप सीरीज में कवर किए थे वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है आपका काइनेमेटिक्स और उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन कोई एक नया चैप्टर बनकर तैयार हो गया तेरे सामने, ठीक, जैसे कि फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं और अचानक से थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ऐसा नहीं है ये। ठीक, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन तीनों चैप्टर को मिला के एक प्रकार से ये वही चैप्टर ही है। आप इसको कुछ अलग ना समझे, आप इस मैकेनिक्स का एक छोटा सा हिस्सा ही समझे, ठीक, क्योंकि इसी में वही सारे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, वही सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे जो आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अप्लाई हो रहे थे, सेम एज इट इज वही काइनेमेटिक्स होगी, वही होगी। बस काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन। ठीक है भाई साहब, वन डायमेंशन मोशन में क्या था कि पार्टिकल चल रहा था और स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा था, कवर कर रहा था या फिर वापस आ रहा था, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा था, मुद्दे की बात ही है। ठीक है सर, फिर हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एग्जांपल था 2D मोशन का, पत्थर फेंक के मारा भाई साहब वहां जाके गिर गया। तो 2D मोशन का एक और एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कुलर मोशन मतलब कि पार्टिकल अगर किसी सर्किल में पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूवमेंट करे कि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, मतलब उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कांस्टेंट रहे और वो किसी एक प्लेन में ही चले। ऐसा नहीं कि भाई आपने उसको स्फेरिकल बना दिया। ठीक, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब नाम से उठा सर्किल, मतलब पार्टिकल को किसी सर्किल में चलाना है जिसका सेंटर फिक्स है। ठीक, या फिर ऐसे बोलते हैं कि पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है इन ए प्लेन। किसी प्लेन में पार्टिकल इस प्रकार से चल रहा है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये भी एक 2D मोशन का ही क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल है। तो इसीलिए क्योंकि यहां पर काइनेमेटिक्स से फिर से वही वेरिएबल्स आ जाएंगे पुराने वाले। कौन से वेरिएबल्स सर, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें फिर से एज इट इज आ जाएंगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, सर्कुलर काइनेमेटिक्स। अब जब आपका जो है काइनेमेटिक्स समाप्त हुआ था तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया था। वहां पे आपने एक्सेलरेशन की वजह पढ़ी थी कि भाई एक्सेलरेशन की वजह क्या होती है, उसकी वजह फोर्स होती है और पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन तेरा बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी सर्कुलर मोशन में भी पहले सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हम उसकी डायनेमिक्स में जाएंगे कि भाई सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह क्या है। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए समय को लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया समय बचाने के लिए, अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान से देखना मेरी बात, अगर कोई पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल बना दिया भाई साहब, वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि ओ से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो हमने क्या बोला इस मोशन को, सर्कुलर मोशन। यही इस केस में तो ऐसे चल रहा है, यही काम अगर ऐसे हो रहा होता तो इसका डायग्राम हमने यहां पे बना दिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो यहां पर भी सेम वेरिएबल वही आएंगे जो पहले थे। क्या सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही डेफिनेशन जो पहले थी। सर वेलोसिटी क्या होती है, सेम डेफिनेशन जो पहले थी। सर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम डेफिनेशन जो पहले थी वो सेम एक्सेलरेशन, वो सेम डेफिनेशन क्या होगी तेरी, यहां पर आ जाएगी। यहां पर कुछ और टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किए, जैसे सबसे पहले होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बोले थीटा क्या होता है। मैंने कहा सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं थीटा के बारे में बात करूं तो आप बोले सर जी देखो, मान लो पार्टिकल यहां पर है तो क्या इसकी रेडियस वेक्टर ये हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ये हो जाएगी सर। अब थोड़ी देर के बाद पार्टिकल सपोज यहां पहुंच गया तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगी ओ के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर इसकी रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूमी उसको हम लोगों ने बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और किस रेट से घूमी मतलब डी थीटा बाई डी टी उसको हम लोगों ने बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी, और तेरा ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है।
ठीक, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कि इसमें 1 घंटा निकाल दूं इसको पढ़ाने में। रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन सीरीज में तो भैया चीजें रिवाइज कराई जाती है। आई होप आपने लेक्चर पहले सारे अटेंड किए होंगे, तो तभी आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक ठीक है सर। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ते थे ना, पहले हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, उसी प्रकार यहां पर हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सर आपकी जो रेडियस वेक्टर है ये कितना एंगल घूमी, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया मेरे भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप ये रेडियस वेक्टर, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केवल सर्कुलर पाथ के लिए ही आप यहां पे डिफाइन करो, आप किसी रैंडम पाथ के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने बोला सपोज एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा है, किसी रैंडम पाथ में चल रहा है, और ये सर्कुलर पाथ नहीं है, तो मान के चलो तुम यहां पर हो, किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां पे था इनिशियली, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और थोड़ी देर के बाद सपोज पार्टिकल यहां पहुंच गया फाइनली, तो आप यहां भी डिफाइन कर सकते हो। आप सीधा बोलोगे सर अगर आप यहां से बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये जितना डिग्री, जितना एंगल आपकी रेडियस वेक्टर रोटेट कर गई है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई साहब, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला है वो रेडियस वेक्टर का निकाला है। जो अच्छे बच्चे हैं वो इस बात को समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे वेक्टर घूम रहे हो सकता है रेडियस वेक्टर भी घूम रहा हो, वेलोसिटी वेक्टर भी घूम रहा हो, और जो एक्सेलरेशन वाला वेक्टर भी घूम रहा हो, मोशन तो कैसा भी हो सकता है। तो हमने जो यहां पर लिखा है ये रेडियस वेक्टर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, मतलब रेडियस वेक्टर कितना घूमी। अच्छा सर एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती थी dx by dt, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो बिल्कुल इस प्रकार थीटा के घूमने का रेट, थीटा के चेंज होने के रेट को हम लोगों ने बोल दिया ओमेगा। ओमेगा होता है आपका डी थीटा बाई डी टी। उसी प्रकार यहां पर क्या आता है? सब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है सर डीबी बाई डी टी। वेक्टर के साथ प्रॉपर्ली लिख सकते हो आप ऐसे। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी ओमेगा बाई डी टी। प्रॉपर वेक्टर का साइन भी आप लिख सकते हो यहां पर ये होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी तो ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन। बस कुछ टर्म नहीं, आपने कुछ नहीं किया, बस आपने एंगुलर वाला टर्म क्या कर दिया मेरे भाई? यहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और बाकी सारी कहानी आपकी एज इट इज यहां पे रहती है। जैसे कि यहां पर आप इक्वेशन पढ़ते थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस टाइप की सारी आपने इक्वेशन पढ़ी थी, 3-4 इक्वेशन। बस ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होता था वो कांस्टेंट होता था, इसी के एनालोगस, क्योंकि मैथमेटिक्स सेम है इनकी, मैथ्स थोड़ी ना बदल गई है। अगर मैं चुपके से थीटा की जगह एक्स रख दूं तो ओमेगा अपने आप वी बनकर तैयार हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो सेम ही है यहां पर, तो इसका मतलब यहां पर भी हमको सेम यहां पर सवाल देखने के लिए मिलते हैं। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और यहां पर सर थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा थीटा स्क्वायर। सही लिखा ना? हाँ सही लिखा बिल्कुल। उसी प्रकार सारे फॉर्मूले यहां पर बनकर तैयार हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले मेरे भाई तभी वैलिड होंगे जब यहां पर अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मन का ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर ठीक है सर, ये बात तो आपने लिख दी, अल्फा कांस्टेंट होगा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर जरूरी है आपको फील लें। सबसे पहले आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी यहां पे डिफाइन हुई उसकी फील लेना बहुत जरूरी है, वरना भी जाहिर सी बात पूरा चैप्टर नहीं पड़ जाएगा। फील लोगे तभी आप फील कर पाओगे कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैं सपोज इनकी फील लूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, तो मैं ये बोल सकता हूं, मैंने कहा भाई एक बात बता, सपोज एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, बोले ठीक है सर पार्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसे चल 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 रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। उनका करेक्ट है। तो मैं अगर तुझे ऐसा बोलूं, मैं कहा भाई इस जगह पे वेलोसिटी पता किधर होगी, तुम कहोगे सर इस जगह पर वेलोसिटी तो इधर होगी, टेंजेंट खींचो। मैं कहूं इस जगह पर वेलोसिटी पता किधर होगी, तुम बोलोगे सर इधर होगी, इस जगह पर इधर होगी, इस जगह पर इधर होगी, इस जगह पर इधर होगी। तो क्या बंदे की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है? हां से लगातार चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है सर? क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं सर यहां पे जो बी कैप है वो तो हमारा क्या हो रहा है मेरे भाई? चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन है। तो ये जो भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन होता है इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। अब इसमें हमने दो तरह के मोशन, दो तरह के सर्कुलर मोशन डिफाइन किए। कैसे? बोले सर एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट हो, मैंने कहा ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी स्पीड बदल रही हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब बिल्कुल। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आपका पार्टिकल स्पीड बदल रहा है, पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है कि उसकी स्पीड लगातार बदल रही है, या स्पीड जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो आप उसको बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है सर, एग्जाम्पल, मैंने कहा फैन कौन करते, फैन पहले रुका होता है, पहले देख ऐसे फिर तेज होता चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया शुरू में तेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलते हुए फैन को बंद करते, पहले तेज दौड़ रहा है और फिर धीरे 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 धीरे, ये क्या हो गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और एक मोशन कैसा होगा, एक मोशन तेरा ऐसा भी होगा कि फैन लगातार तूने ऑन कर दिया, अब लगातार चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है फैन, तो वहां पर इन दैट केस आप बोलोगे कि सर वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल की स्पीड कॉन्स्टेंट है तो। बात समझ में आ रही है? अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, जैसे आईपैड से अगर मैं घुमा के दिखाऊं तो मैंने भैया आईपैड को सपोज ऐसे घुमा दिया, अबे घूम जा बे, हाँ ठीक, ध्यान से अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो आईपैड का कोई भी एक पार्टिकल पकड़ ले और मैंने इसका स्पीड अगर कांस्टेंट कर दी है तो हर एक बंदा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो अगर मैं तुझसे बोलूं कोई एक पार्टिकल को पकड़, वो कांस्टेंट स्पीड से अगर घुमा है, उसकी स्पीड हर वक्त सेम है, तो हम बोल देंगे भाई साहब क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर उसकी स्पीड बदल रही है तो हम बोल देंगे क्या वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बस इतनी सी डेफिनेशन है, उसके बाद पूरी कहानी लिपट जाएगी इसमें। क्या बोले यार, जब स्पीड बदल रही है तो जाहिर सी बात है, अब यहां अगर मैं बात करूं, सर ये बताओ सर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। मैंने कहा हाँ यार वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो सर इसका मतलब वेलोसिटी तो बदल रही है। मैंने कहा हाँ यार बात बिल्कुल सही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट हो मगर वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। मैंने कहा बिल्कुल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी के बदलने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। अब सर यहां पर स्पीड चेंज हो रही है, मैंने कहा ये तो भैया पहले साफ ही पता चल गया कि अगर स्पीड बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। अब जब यहां पर स्पीड का खेल हुआ तो हमने फिर एक नया टर्म डिफाइन किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोले ये क्या? मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब हमने बोला सर कुछ नहीं होता, सर ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अच्छा, मतलब आपकी स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हमने बोल दिया यहां पर क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं एटी से। इसका मतलब देसी भाषा में यह है भैया कि स्पीड को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो ना, स्पीड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि स्पीड और वेलोसिटी में कितना अंतर है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो नेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आता है विच इज द नेट एक्सेलरेशन, और स्पीड को डिफरेंशिएट करते हो तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अब नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सर ये बेसिकली क्या है? मैंने कहा ये बेसिकली ये है कि सपोज मैं ऐसे बोलूं एक पार्टिकल कोई भी रैंडम पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी रैंडम पाथ, चाहे वो सर्कुलर हो या कोई भी रैंडम पाथ हो, और मैं ऐसा बोलूं भाई इस बंदे की वेलोसिटी इस तरफ थी इस इंस्टेंट पर, तूने बोला ठीक है इस इंस्टेंट पर इधर थी, तो मैंने अगर ऐसा बोला भाई सपोज इसका एक्सेलरेशन इधर है पार्टिकल का, अब एक्सेलरेशन तो कहीं भी हो सकता है, एक्सेलरेशन तो कहीं भी हो सकता है, जिधर पार्टिकल पे नेट फोर्स लगा होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो मान ले पार्टिकल का एक्सेलरेशन सपोज इधर है और इसने यहां पर एंगल बनाया थीटा, तो मेरे भाई एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ, मैं यहां पे दिखा देता हूं किस पेन से, नीले वाले पेन से, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, क्या मैं इसको a cos थीटा बोल दूंगा? ये a cos थीटा वेलोसिटी की तरफ है। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि इसकी वजह से जो भी फोर्सेस से कंपोनेंट इधर आ रहे होंगे वो वेलोसिटी को लात मार रहे होंगे पीछे से, भाग यहां से। जैसे मैं ऐसे बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है, मास m है और इसकी वेलोसिटी आगे v है, अब तू यहां पर एक काम करे पीछे से इसको लात मार दिया, धक्का दे दे आगे की तरफ, ठीक? तो क्या यहां पर ये स्पीड, जाहिर सी बात है स्पीड अप हो जाएगा। तो यहां से साफ साफ पता चला, बोले सर वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका एक दूसरा कंपोनेंट और होगा जिसका नाम क्या था भाई साहब? नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू यहां पर कितनी है? a sin थीटा। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन और पता चली, क्या सर? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, इट इज इट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन बदलता है। खत्म कहानी। आगे से आपको याद रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर है तो इसका मतलब स्पीड बदलेगी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब डायरेक्शन बदलेगी। इसने ठेका ले रखा है डायरेक्शन का, इसने ठेका ले रखा है किसका? स्पीड का। खत्म कहानी। अब खुद सोच, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है सर, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो क्या उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है?
हाथ से बदल रही है। अगर डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसके बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब डायरेक्शन लगातार बदल रही है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा तो जब हम लोगों ने उस नॉर्मल एक्सेलरेशन को चेक किया तो पता चला उसकी डायरेक्शन आ गई मैथमेटिकली सेंटर की तरफ। तो इसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन में बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोल देते मेरे भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब मैं कह दूं भैया, सपोज पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो किसी इंस्टेंट पर सपोज उसकी वेलोसिटी v थी इस तरफ, तो हम लोगों ने जब नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाला, नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोगों ने क्या नाम बोल दिया मेरे भाई? AC। AC इज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। और जब इसकी वैल्यू हम लोगों ने मैथमेटिक्स में चेक करी तो इसकी वैल्यू निकल के आई v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आई होप आपको एक रिलेशन ऑलरेडी पता होगा जिसका नाम क्या है? v बराबर आर ओमेगा। जैसे v बराबर आर ओमेगा पुट करोगे तो इसी बराबर निकल के आ जाएगा कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिकली ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का आया सेंटर की तरफ, तो जिन फोर्सेस ने इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराया होगा उस फोर्सेस को, उन सबके रिजल्टेंट फोर्सेस को सेंटर की तरफ हम लोगों ने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है भाई साहब? तो सबसे बड़ी मिथ, बच्चा सोचता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई लगने वाला फोर्स होता है। नहीं, लगने वाले फोर्स होते हैं mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, ये लगने वाले फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, और मजबूरी में एक बार लगाना पड़ गया था सूडो फोर्स। ठीक, ये लगने वाले फोर्स होते हैं। अब इनकी इसमें हो सकता है इनकी वजह से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, उनकी वजह से सेंटर की तरफ जो फोर्सेस आएगा उसकी वजह सेंटर की तरफ वो फोर्सेस जिन्होंने एसी प्रदान कर दिया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो बाद में आएंगे। सबसे पहले तो आप यहां पर आओ, यहां से प्रिपेयर्ड रहो। यहां से क्या प्रिपेयर्ड रहो कि सर एक्सेलरेशन के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक कर लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक कर लिया मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन। कोई आपसे पूछे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दो, आप सीधा बोलोगे सर ये आ जाएगा a cos थीटा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। मैं आपसे बोलूं नहीं यार मुझे मैग्नीट्यूड मत बताओ, मुझे तो आप प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप बोलोगे सर a cos थीटा इंटू v कैप। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की तरफ है तो इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? आई होप इसके बाद आप चीज समझते होंगे। अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं कि a डॉट b बराबर होता है a b cos थीटा, तो शायद आप यहां से एक चीज बता पाओ कि सर a cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा a डॉट b बाई कितना? v। तो अगर इस स्टेटमेंट को यहां पे मैं लिख दूं a डॉट b बाई v इंटू v कैप, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पे सवाल पूछ लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा भैया पार्टिकल है, पार्टिकल को पत्थर फेंक के मार दिया ऐसे फटाक से। मैंने कहा ठीक है 100 मीटर पर सेकंड से ऐसे पत्थर फेंक के मारा है कि इधर 80 है इधर 60 है, और वो कह देगा t बराबर 2 सेकंड पर आप तो बता दो कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। आप सीधा बोलोगे सर t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी लिखना हम लोग सीख चुके हैं, इधर है 80 आई कैप। मैंने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है 60 तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम हो जाएगी, प्लस 40 जे कैप, और जो एक्सेलरेशन है -10 जे कैप। चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, सारी इंफॉर्मेशन पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। और एक बार आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिया तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि सर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो वेक्टर a में से अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन घटा दोगे तो आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ऐसे सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही सवाल ऐसा भी बनाया जा सकता है, किसी टावर से पत्थर फेंक के मार दिया, कहीं से भी इस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या रहो मेरे भाई? प्रिपेयर्ड रहो। आगे बात समझ में? ये सर्कुलर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन का ही क्या है मेरे भाई? एक पार्ट है। अब चलते हैं वापस अपने सर्कुलर मोशन की तरफ। तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा दो प्रकार के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये स्पीड सेम है, तो अगर स्पीड सेम है तो स्पीड बदल ही नहीं रही, और अगर स्पीड बदल ही नहीं रही तो जाहिर सी बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो आप सीधा बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मैं तो बोलूं खोपचे में लाइन लिख ले, कहीं याद कर ले कि अगर स्पीड बदली इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जैसे पहले बोलते थे ना, अगर एक्सेलरेशन बदला तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी बदली, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं तो एक सारी लाइन को, अगर वेलोसिटी बदली इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बदली। अब वेलोसिटी बदलने की दो वजह हो सकती है ना, या तो डायरेक्शन बदल गई हो या उसका मैग्नीट्यूड बदल गया हो। अगर मैग्नीट्यूड बदला तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और अगर डायरेक्शन बदली इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और अगर दोनों बदले तो इसका मतलब दोनों है। ठीक, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदल रही होती है पक्का, तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, इसका मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो गारंटी है कि होगा ही होगा।
ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, जीरो आ जाएगा। ये आपका हो गया टेंजेंशियल। लेकिन पार्टिकल तो घूम रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सब v स्क्वायर बाई आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब। अब अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, बोले सर सेंटर की तरफ होगी, एसी तो सेंटर की तरफ ही होना है। मैंने कहा ठीक है भाई ओके। अब बात करते हैं किसकी तरफ, सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बदल रही है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो स्पीड अप हो रहा हो पार्टिकल या स्पीड डाउन हो रहा हो। ठीक, तो इसका मतलब स्पीड तो बदल रही है ना, और स्पीड बदल रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है। ठीक है भाई साहब, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, और क्योंकि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी है, दोनों के दोनों है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ वेलोसिटी की तरफ है, वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ हुआ, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने एक्सप्लेन किया, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हुआ तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। खत्म कहानी। जैसे एक छोटा सवाल लेता हूं मैं तो समझाने के लिए, मैंने तुम्हें ऐसा बोल दूं कि सपोज पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड v इज गिवन एट 3t स्क्वायर। ठीक, और रेडियस मैंने बोल दी भाई साहब, रेडियस बोल दी मैंने 2 मीटर। मैंने प्रश्न पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। तो मेरे भाई ऐसे में ये मत कर देना, क्या हुआ माइक तो ऑन है ना, ठीक है ठीक, ये मत कर देना सर v बराबर दे रखा है 3t स्क्वायर, और सर v को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन बराबर हो गया 6t, और t की वैल्यू 3 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया 12, 6 18। मेरे भैया सवाल वहीं गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब यह है कि आपने तमीज से डिटेल में जाके चीजें इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ी नहीं है। आप पहले तो एक बात बताओ, ये v वेलोसिटी है या स्पीड है? क्या हो गया सर, ये तो स्पीड है। तो मैंने कहा तो बस वेलोसिटी नहीं है ये। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में मैंने कहा क्या सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? बोले सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और t बराबर 3 सेकंड जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो 6 18, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। ठीक है सर ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा चलो एक बार बताओ v कितना होगा, t बराबर 3 सेकंड पर v, तुम बोलोगे t बराबर 3 सेकंड पुट कर दे, 3 तिया 9 तिया 27। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, ये तो मैंने बोल ही दिया कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो होगा, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम बोलोगे सब v स्क्वायर बाई आर होगा। v की वैल्यू कितनी है 27 बटे आर। आर एक काम करता हूं 2 मीटर की बजाय ना मैं यहां पे 2 जो है ना इसको 9 मीटर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 9, निकल के आ गया 3। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, 3 है। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है तेरा यहां पर। तो अब अगर मैं फील लूं प्रॉपर डायग्राम बना के, ध्यान से सुनना, क्या बोले सर जी ये बताओ, मान लो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इधर है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर ये बताओ एटी किधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? मैंने कहा भाई ये बता, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी स्पीड बढ़ रही है। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो एटी इधर ही होगा। सर नीचे क्यों नहीं हो सकता? मैंने नीचे हुआ तो स्पीड डाउन हो जाएगा। बोले ठीक है सर ओके ओके, वाली बात समझ में आ गई। और बताओ सर, सर एसी किधर होगा? मैंने कहा एसी तो सेंटर की तरफ ही होता है। ठीक है सर, तो सर एसी इधर है एटी इधर है, तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आप तो एक्सेलरेशन का नेट बोलोगे ना, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आप तो ये बोलोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। आई होप तो समझ गया होगा। ठीक, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो आप तो नेट बोलोगे ना, तो सवाल वाला एग्जामिनर वाला है फंसाता है, वो नेट एक्सेलरेशन पूछ लेता है। ठीक, लेकिन नेट वर्ड यूज नहीं करता है, वो तुझे वहीं पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तेरा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि बी को डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल दे, और हम जल्दबाजी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, तो सवाल हमारा गलत हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सर नेट एक्सेलरेशन कहीं इधर होगा, इसका मतलब इस तरह। तो मैं अगर पूछ लूं कि ये बता दे भैया नेट एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाया, tan थीटा, अब तू बोल देगा tan थीटा बराबर वेक्टर का सवाल है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बट उधर वाला कंपोनेंट AT बाई AC, सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा, एंगल वगैरह निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस प्रकार के सवाल तुझे यहां पे डील करने के लिए मिलेंगे। तो ये मैंने तुझे खेलना सिखा दिया, किसके साथ? बी के साथ, एटी के साथ, एसी के साथ, एएन के साथ। ऐसे तो और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए इसमें, ठीक है, लेकिन एक ही सवाल से हमने सारी चीज क्या कर ली, रिवीजन कर ली। अब हम चलते हैं सर्कुलर वेरिएबल के पास। सर्कुलर वेरिएबल मतलब सर ओमेगा, अल्फा, थीटा, सर ये भी तो है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है मैं यहां पर लिख देता हूं। सर सबसे पहले तो वी बराबर आर ओमेगा,
जहां पर v होती है स्पीड और ओमेगा होता है तेरा एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो स्पीड का डिफरेंशिएशन आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर कांस्टेंट, ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे भाई, अल्फा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो एक तेरे पास रिलेशन कौन सा आ गया, एटी बराबर आर अल्फा। तो इन्हीं सवाल में अगर मैं तुझसे अल्फा पूछ लूं तो तू सीधा बोलेगा सर एटी बराबर आर अल्फा। तो अगर मैं अल्फा तुझसे जानता तो आर की वैल्यू 9 मीटर है तो अल्फा बराबर 2 निकल के आ जाएगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दो सड़क है, एक सड़क ये, एक सड़क ये सड़क है तेरी स्ट्रेट लाइन वाली, वो वाली काइनेमेटिक, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और एक सड़क है तेरी ये वाली। इसमें क्या है सर, इसमें है थीटा, ओमेगा, अल्फा, और इसमें क्या है सर, एक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। और इनको कनेक्ट करने वाली जो ब्रिज है, उन ब्रिज को कनेक्ट करने वाले ये तेरे सामने दो फॉर्मूले हैं, ए बराबर आर अल्फा, जिसमें ए होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और बी बराबर आर ओमेगा। तो इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या मैं तुझसे कह दूं क्वेश्चन कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख ध्यान से देख, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रेडियस बराबर मैंने कह दी 2 मीटर है और थीटा जो है मैंने कह दिया 4t³ है। अब मैं तुझसे पूछ लूं पहला प्रश्न, मैंने कहा भैया मुझे बता दे यहां पर कि यहां पर बता दे वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी होगी, ओमेगा कितना होगा। सबसे पहला प्रश्न सर ओमेगा कितना होगा, बोले ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, 4 या 12 टी स्क्वायर। मैंने कहा एट टी बराबर 2 सेकंड पे बता दो, टी बराबर 2 तो पुट कर देगा यहां पर, 2 दूनी 4, 12 चौक 48, ये तेरा ओमेगा रेडियन में, रेडियन पर सेकंड में तेरा ओमेगा आ गया। अगला मैं तुझसे पूछूं नहीं मुझे तो अल्फा बता, तू अल्फा बोलेगा अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब 24t, जैसे t बराबर 2 सेकंड पुट करेगा ये भी 24 दूनी 48 आ गया। मैं तुझसे पूछूं नहीं मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता, तू बोलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर एटी बराबर आर अल्फा, चुपचाप अल्फा की वैल्यू पुट कर देगा, निकल के आ जाएगा। मैं तुझसे बोलूं नहीं नहीं मुझे तो स्पीड बता, स्पीड, तू बोलेगा स्पीड बराबर होता है v बराबर आर ओमेगा, और आर तुझे पता है कितना 2 मीटर, ओमेगा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 48, निकल के आ गया तेरा 96। मतलब फॉर्मूले के साथ खेलना है। मैं तुझसे पूछूं नहीं मुझे एक्सेलरेशन बता, तू बोलेगा सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सर होगा √AT² प्लस AC²। AT² का मतलब कितना हो गया सर, AT तो पता ही ना कितनी है सर, आर अल्फा, बहुत आराम से चलना पड़ेगा, आर अल्फा का स्क्वायर, और AC² का मतलब v² बाई आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इन सवाल के साथ वैल्यू पुट कर, या इसको ऐसे भी लिख सकता है सर आर अल्फा का स्क्वायर प्लस सर या एसी जो है ये आर ओमेगा स्क्वायर भी तो होता है, आर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। तुझे अगर ओमेगा की वैल्यू पता है तो ओमेगा पुट कर दे, और तुझे ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू पुट कर दे। आगे बात समझ में। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सर्कुलर डायनेमिक्स खत्म करते हैं, सॉरी सर्कुलर स्टडी खत्म करते हैं। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टर्म और आता है जिसका नाम है आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि मान के चल कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मुझे इस इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो मैंने बोला यार ये छोटा सा जो टुकड़ा जिस इंस्टेंट पर आप यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना चाहते हो, अगर मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करूं, एक सर्किल ड्रॉ करूं, ऐसा एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करूं जिसका ये छोटा सा टुकड़ा है, आप जिस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना चाहते हो उस जगह पे आप, सपोज आपने बोला इस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं, वो छोटे सा टुकड़ा जिस सर्किल का टुकड़ा है, जिस सर्किल का आर्क है, जिस सर्किल का कर्व है, उसी को बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसका सेंटर यहां पर है और इसका रेडियस अगर आर है तो इसका आरओसी हम लोग क्या बोल देंगे, आर। खत्म कहानी। इसका अरे यार मैं ऐसा बोलूं, देख उटपटांग तरीके से मैंने ऐसा रास्ता बना दिया, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, ये इनफाइनाइट अलग अलग सर्किल के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया रास्ता है। तो जिस जगह पे तू खड़ा है वो जगह किस सर्किल का टुकड़ा था, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, उसी को हमने क्या बोल दिया, आरओसी, जिसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है क्या, v² बाई an। वो तो तू वैसे भी बता देगा, सॉल्व क्या करना वो तो तू ऐसे ही बता देगा। मान ले बंदा यहां पर है, उसकी स्पीड इधर है v और एक्सेलरेशन इधर है, तूने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर लिए, एक कर लिया आगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक कर लिया नीचे की तरफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये जो तूने नॉर्मल एक्सेलरेशन किया है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं यहां के लिए सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखूं तो तू यही तो लिखेगा क्या, बोले सर जी देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v² बाई आर। ये आर किसका है, इसका है, इसी के आर को हम लोगों ने क्या बोल रखा है, आरओसी, तो आर बराबर v² बाई an। तो यहां पे तेरे को केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी कभी तेरे वेक्टर में ऐसे सवाल बना के दे दिए जाए कि तुझे वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तेरा स्टेप बहुत लंबा होगा, ध्यान से सुन, वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, पत्थर चाहे फेंक के मारा हो, कुछ भी किया हो। अगला क्या पूछा, आरओसी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल ले, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल ले, उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, v दे रखा है उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड निकाल, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल ले, मतलब सब पता चल गया, v² बाई an, खत्म सवाल। तो ऐसे सवाल यहां पर तुझे यहां पर पूछने के लिए मिलेंगे। क्लियर है।
ओके तो आई होप तुझे चीजें ये कंप्लीट समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स तेरा क्या करा दिया, मैं रिवाइज करा दिया। अब चलते अगले पार्ट की तरफ। सर सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का मतलब कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन इतना है। अरे मेरे भाई कैसे है, अपने आप थोड़ी ना आया होगा, अबे किसी ने तो फोर्स लगाया होगा जिसने वो एक्सेलरेशन दिया होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी किसी स्टैंड पर v इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इधर होगा ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। AC की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेगा v²/r, इसी को बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जिन फोर्सेस ने इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराया होगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, mv²/r। मास से मल्टीप्लाई कर दिया, mv²/r बोल दे, या r ओमेगा स्क्वायर बोल दे, तो ये mr ओमेगा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। या इसको तो v इंटू ओमेगा भी लिख सकता है, जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, तो mb ओमेगा भी लिख सकता है। जैसे एक छोटा सवाल मैं तेरे को बताता हूं, अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं भाई साहब, एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दिया, और जैसे ही आपने ड्रॉप किया वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब वो यहां पहुंचा, उस बंदे की वेलोसिटी इधर v है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे यहां पर टेंशन बता दे, टेंशन कितनी होगी, तो आप सीधा बोलेंगे, बोले सर जी देखो, क्या ये पार्टिकल इस ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ सर। मैंने कहा पूरा का पूरा या आधा अधूरा? तो आप बोलोगे सर आधा अधूरा, ऐसे आधा अधूरा कर रहा है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा आधा अधूरा कर रहा है, तो ये बता क्या सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? कह रहे सर बिल्कुल होगा, सर्कुलर मोशन है तो भैया सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। मैंने कहा तो भैया बताना कैसे करोगे? तुम कहोगे सर जी ऊपर लगा दो टेंशन, नीचे लगा दो mg, सर यही फोर्स लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सर FBD बनाओगे, ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेंटीमीटर फोर्स भी तो लगाओ, सेंटीमीटर फोर्स लगता ही नहीं है। ठीक, कोई अगर बोले सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, तो समझ जाना है उसने तमीज से चीजें पढ़ी नहीं है, सीधी सी बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, ये तो होता है। मैं अगर तुझसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, मैं तुझसे कहूं भैया यहां पर बताइए, एक मास m है, आगे फोर्स लगाया F1, पीछे फोर्स लगाया F2, और आगे एक्सेलरेशन a है, तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे? F1 माइनस F2 बराबर m इंटू a। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ma फोर्स लग रहा है? अरे एमए थोड़ी ना लग रहा है, लग तो F1 रहा है, लग तो F2 रहा है, लग तो mg रहा है, लग तो नॉर्मल रहा है। एमए तो इन सब का रिजल्टेंट है, किधर? एक्सेलरेशन की तरफ। तो इधर वो नेट रिजल्टेंट है। इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म, इट इज जस्ट ए वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इन ए सिमिलर मैटर व्हाट इज, अगर मैं तुझसे बोलूं कि एसी एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका मतलब मास इंटू एसी, व्हाट इज दिस? इट इज जस्ट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल सम ऑफ ऑल द वेक्टर है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है, किधर? सेंटर की तरफ। इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स अपने आप तो नहीं आया होगा, किसी ने तो प्रोवाइड कराया होगा। तो यहां किसने प्रोवाइड कराया? टेंशन और एनर्जी के रिजल्टेंट ने। तो हम लिखेंगे सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जवाब वैल्यू पुट करोगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा? mv²/r। तो जनता ये सोचती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर तुम्हारे हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, तो एमए भी लगना चाहिए। फिर हर सवाल में तुम एमए दिखाओ, फिर एफबीडी में भी एमए दिखाओ। तुम अगर एमए लग रहा होता तो एफबीडी में दिखाते ना एमए हम लोग, ठीक? तो क्योंकि लगता ही नहीं है, लगता नहीं है, होता है। तो बिल्कुल लग तो टेंशन रही है, लग तो एमजी रहा है, इनका रिजल्टेंट ये आया। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सर ये इनका जो रिजल्टेंट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। आगे बात समझ में? ठीक, तो चलो जल्दी से पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ताकि इस पे और हमको फील आए सेंट्रीपिटल फोर्स की। हाँ, तो भैया सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स को तोड़ने के लिए मैं 4 लाइन बता रहा हूं, इसी से ही आपके सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन जो हैं टूट जाएंगे। सबसे पहली लाइन कि सबसे पहले जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सेंटर पता करो। ठीक है भाई साहब, पहली लाइन क्या? सेंटर पता करो। उसके बाद उस पार्टिकल की एफबीडी बनाओ और सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ दो। क्लियर है भाई साहब? और सेंटर की तरफ फिर F = ma लगा दो, जहां पर a की वैल्यू हो जाएगी v²/r। तो ये 4 लाइन है, मैं एक एक करके फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली लाइन, सबसे पहले सेंटर पता करो, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका सेंटर कहां पर है। दूसरी लाइन, उसकी एफबीडी बनाओ।
तीसरी लाइन सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और चौथी लाइन सेंटर की तरफ जो फोर्स आएंगे उसको mv²/r के बराबर कर दो। तुम्हारे सारे सवाल यहां पर बन जाएंगे। और जो फोर्सेस सेंटर के परपेंडिकुलर अगर हैं तो इसका मतलब वो वेलोसिटी, आप समझो जो सेंटर वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्सेस आ जाते हैं तो समझ जाना कि वो वेलोसिटी की तरफ वाले फोर्सेस हैं, तो वो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देंगे। बस इतना सही है। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन से लेता हूं। जैसे पहला सवाल है, ये थोड़ी ना था, ये वाला सवाल, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला यहां पर सपोज कोनिकल पेंडुलम, ठीक। इसको यहां से अलग से देख लेते हैं भाई साहब। ये ले कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब ये हो गया कि यहां से मैंने मेरे भाई इसको फिक्स कर दिया और इसको, इस मास को मैं कुछ इस प्रकार से सपोज घुमा रहा हूं। ये ले, मतलब समझ आया, जैसे मेरा हाथ है ना, मैं उसको ऐसे ऐसे घुमाऊं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहां पर एक कौन तरह का फॉर्म हो रहा है, मुझे यहां पर इसकी एनालिसिस चाहिए कि भैया बता दो क्या इसकी फोर्स एनालिसिस होगी। कभी यहां पे आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है, कभी आपको यहां से स्पीड पूछ सकता है, कभी ओमेगा पूछ सकता है, कुछ भी यहां पर टेंशन पूछ सकता है, ठीक। कुछ भी वेरिएबल्स यहां पे पूछ सकता है। तो सबसे पहले यहां इंपॉर्टेंट है कि आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई साहब पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। मैंने बोल दिया यहां पर कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे 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 घूम रहा है। रस्सी है, रस्सी से मास m आपने बांध दिया है, यहां पर रस्सी को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो आओ सवाल को तोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, 4 लाइन। सबसे पहले सेंटर पता करो। तो मेरे भैया अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो उसका सेंटर ये तो नहीं है, उसका सेंटर ये है, ये। ठीक है सर, ओके सर, ये बात भी पता चल गई, उसका सेंटर ए है। उसके बाद सर एफबीडी बनाओ। अब अगर मैं इस पार्टिकल की एफबीडी बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर जी नीचे लग रहा होगा कितना mg और इधर लग रहा होगा सर जी टेंशन टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। सर ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो। ये सेंटर है, सेंटर की तरफ वाली जो लाइन है, हरी वाली लाइन, वो ये है। तो आप बोलोगे सर इसको सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस को तोड़ना है, क्योंकि mg तो ऑलरेडी सेंटर के परपेंडिकुलर है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर वर्टिकल के साथ इसने एंगल थीटा बनाया तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर t है तो ऊपर हो जाएगा t cos थीटा और इधर हो जाएगा t sin थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले जो सेंटर की तरफ है उसने क्या दे दिया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी होगी। तो टी साइन थीटा ने क्या दे दिया होगा मेरे भाई, यहां पर टी साइन थीटा बराबर mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे लिख दो। मतलब क्वेश्चन वाले ने ओमेगा पूछा तो mr ओमेगा स्क्वायर, क्वेश्चन वाले ने स्पीड पूछी तो mv²/r। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस प्रकार से, तो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दैट मींस टी cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर mg के बराबर हो जाएगा। खत्म सवाल, खेल सवाल के साथ। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तेरी l है, इस रस्सी की लेंथ अगर l है तो यहां r क्या है, r तो रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये l, ये थीटा, तो ये हो जाएगा l sin थीटा। l sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r। तो खेलो सवालों के साथ। यहां पर बात समझ में आ रही है। अक्सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है किताबों में, आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस पर ही मिलेगा, क्या कि सर जी देखो टी साइन थीटा ने क्या दे दिया, टी साइन थीटा ने दे दिया रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स को प्रोवाइड कर दिया बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। इस पर एक्चुअली सवाल पूछे गए हैं mr ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू अगर मैं यहां पर l साइन थीटा रख दूं इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो चेक करके देख साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, t बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। खत्म सवाल, ठीक। अब इसी का एक और दूसरा पार्ट है जिसको देख के अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि सर अगर मैंने सपोज यहां पे रस्सी को फिक्स किया और यहां से एक मास को ड्रॉप कर दिया पार्टिकल को, तो ये क्या होगा सर, ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे 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 ऐसे। मैंने बिल्कुल सही बात, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मान ले किसी स्टैंड पर ये यहां पहुंचा और इसने वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल है थीटा। ठीक है भैया, वो एंगल कितना भाई साहब, थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछूं, इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं, इसको थोड़ा सा, ओहो हो, आप समझ जाओ ये दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। हाँ, आप समझ जाओ ये वाला पॉइंट यही है, ठीक ठीक। तो अब अगर मैं तुझसे पूछूं भैया अब बता इसकी फोर्स एनालिसिस क्या होगी, तो जैसे ही आपने पार्टिकल को यहां से छोड़ा, तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे छोड़ के दिखाता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने सब एरो से दिखा दिया, यहां से पार्टिकल को आपने छोड़ा, तो पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा होगा, ऐसे लाइक दिस।
इस प्रकार से क्या करेगा, वो ऑसिलेशन करेगा। अगर उसकी लेंथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से वो ऑसिलेशन करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा कैसे क्वेश्चन करेंगे बता, इस जगह पे मुझे सब बता दे, इस जगह पे मुझे बता दे भाई साहब क्या यहाँ पे टेंशन वगैरह, क्या फोर्स एनालिसिस की क्वेश्चन होगी। तो आप बोलोगे सर 4 लाइन जो आपने बोली, पहले सबसे पहले सेंटर पता करो, तो इस बार सेंटर इसका ओ है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। दूसरी लाइन, बोले सर दूसरी लाइन ये है कि सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और दूसरी लाइन एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले दिखाओगे सर नीचे लग रहा होगा क्या, सर एमजी, और इधर लग रहा होगा क्या, सर टेंशन। ठीक है सर, और बताओ और कौन सा फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं साइंटिफिकल फोर्स लगे, अरे भाई फोर्स तो यही लग रहे हैं ना, ये पता नहीं तुम कहां से इधर उधर से सुन लेते हो, ये लगेगा वो लगेगा है। सारी एनालिसिस हम जमीन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर कोई फोर्स लगेगा तो या तो टेंशन होगा, या एमजी होगा, या नॉर्मल होगा, या स्प्रिंग फोर्स होगा, या फ्रिक्शन होगा। यही फोर्स है जो लगते हैं। ठीक है, अभी 11वीं क्लास में तो यही फोर्स पढ़ते हैं हम लोग, और सूडो फोर्स लगाने की तो मजबूरी आ गई थी। अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे जाके चीजें अगर ऑब्जर्व कर रहे, तो हम तो जमीन पर सॉल्व कर रहे हैं, तो वो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, इन्हीं के साथ खेलना है बस। अब बोले सर अब सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, तो सेंटर की तरफ लाइन ये है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट जाएगा इधर mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर mg sin थीटा। और शायद आपको ये बात पता हो कि जैसे आप इसको यहां से छोड़ोगे, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर v होगी। ऑल तो v को एफबीडी में नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बना के दिखा दिया। अब अगर मैं बात करूं, पहला स्टेप सेंटर पता करो, दूसरा स्टेप एफबीडी बनाओ, बना ली, तीसरा स्टेप सारे फोर्सेस को तोड़ा ताली कर लो, कर लिया, चौथा स्टेप सेंटर की तरफ F = ma लगा दो। तो आप बोलोगे सर सेंटर की तरफ, सर इससे क्योंकि पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो सेंटर की तरफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू होगी v²/r, अगर इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v है तो सर इधर वाला फोर्स टेंशन माइनस उधर वाला फोर्स mg cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा क्या, mv²/r। खत्म कहानी। अब ये v कैसे निकालोगे, ये भी निकालना हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क पावर एनर्जी में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। जिन बच्चों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय टेंशन 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप वहां से भी निकाल सकते हो। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट ये हम लोग वर्क एनर्जी में कवर करते हैं। ठीक है भाई साहब। तो सर ये बताओ सर फिर इसने क्या किया, ये जो mg sin थीटा था, मैंने कहा मेरे भाई mg sin थीटा तो वेलोसिटी की तरफ आ गया, तो इस mg sin थीटा ने, ये mg sin थीटा अगर वेलोसिटी की तरफ आया तो इसकी वजह से जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो वेलोसिटी की तरफ आ जाएगा, और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो मैंने भैया दोनों चीजें कंसीडर कर दी, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दी, और यहां मैंने दोनों डायग्राम बनाए थे, दोनों में अंतर है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर भी नीचे mg और यहां पर भी इधर टेंशन लग रहा था कॉनिकल पेंडुलम वाले केस में, और यहां पर भी नीचे mg और इधर टेंशन लग रहा था दोनों, लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर, इसका सेंटर ये था a और इसका सेंटर ये है o, पहला अंतर। दूसरा अंतर, अगर मैं कह दूं भाई साहब यहां पर स्पीड सेम था, स्पीड सेम है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, तो मैंने दोनों तेरे सामने बिल्कुल क्लियर कर दिए। अगर क्लियर हो गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें यस सर हमें वाला पार्ट क्लियर हो गया है। यहां पे सेंटर ये है और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको छोड़ोगे वो नीचे आएगा, पार्टिकल तेज होता चला जाएगा, स्पीड अप होता चला जाएगा, और स्पीड अप होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बदल रही है, और स्पीड बदल रही है तो स्पीड को बदलने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है यहां पर, mg sin थीटा। क्योंकि ये जो mg sin थीटा है ये वेलोसिटी की तरफ है, और वेलोसिटी की तरफ है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो वेलोसिटी की तरफ होगा, और वो एक्सेलरेशन को हमने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की तरफ होता है तो हम बोलते हैं क्या होता है, पार्टिकल स्पीड अप होता है। अच्छा, ये हमेशा स्पीड अप नहीं होगा, ये इधर आएगा फिर जब इस तरफ जाएगा तो वेलोसिटी इधर होगी और mg sin थीटा इधर लग जाएगा, तब mg sin थीटा वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगा, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगा तो उसको स्पीड डाउन कर देगा। इसी प्रकार ये यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे ऑसिलेशन करेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पूरा सर्कुलर मोशन तो नहीं है, मैंने कहा एग्जैक्टली पूरा सर्कुलर मोशन नहीं, थोड़ा बहुत तो है, आधा तो है, तो आधा ही सही है तो सर्कुलर ही ना, तो बस खत्म कहानी। अब इसी तर्ज पर बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये दे दिया, भाई ये कटोरा है और कटोरा को कांस्टेंट ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं, और यहां पर एक मास है और मास कटोरा के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मतलब अगर मैं मास पे अगर ऑब्जर्व करूं तो मास भी बिल्कुल उसी प्रकार ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा। कटोरा घूम रहा है,
मास कटोरे पे चिपका हुआ है, तो जैसे कटोरा घूम रहा है तो मास भी घूम रहा होगा। तो अब मैं तुमसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया बता कैसे इसकी क्वेश्चन लिखोगे। आप बोलोगे सबसे पहले सेंटर पता करो, ये ओ है और ये ए है, आई थिंक सेंटर ए है, ये तुझे फील आ गई होगी। बोलो उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद क्या करो सर, बीडी बनाओ, नीचे लग रहा होगा mg, मास तुमने ऊपर रख रखा है, इधर मैंने लगा दिया नॉर्मल। ठीक है, आप बोलोगे फ्रिक्शन, थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। अब बोले सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ, सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, तो शायद तुझे फील आ रही हो कि इस नॉर्मल को उठा के मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं, यहां से ऐसे नॉर्मल लगा देता हूं, थोड़ा सा ऐसे वेक्टरली मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। तो उसके बाद सारे फोर्सेस को तोड़ लो, ये थीटा, तो इधर एन है तो ऊपर एन कॉस थीटा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि पार्टिकल ऐसे इस प्रकार घूम रहा है, ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और एन साइन थीटा मैं यहां पे लिख देता हूं सर, एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg के बराबर, और जो एन साइन थीटा आने वाला है वो सेंटर की तरफ फोर्स आ जाएगा, जो इसको दे देगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब मेक श्योर यहां पर जो r है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ द गोला, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। तो ये जो आर है, ये आर ये वाला नहीं है। अगर मैं यहां पर इसको बड़े तरीके से बनाऊं, अगर मैं इसको इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बनाऊं, तो एक तो है मेरे भाई ये वाली रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ द गोला है, और जो पार्टिकल था वो पार्टिकल यहां पे था, वो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से घूम रहा था, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। तो अगर मैं इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ध्यान से देखना, तो स्मॉल आर कौन है, स्मॉल आर ये है, स्मॉल आर, दिस इज द स्मॉल आर। यहां से गलती से आपको बच के निकलना है, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये कैपिटल आर हो जाएगा। तो अगर आपको कभी इस रिलेशन की जरूरत पड़ी, सपोज जिसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया थीटा, तो आप सीधा लिख सकते हो आर साइन थीटा बराबर स्मॉल आर। अरे भाई ये केस और वो केस सेम ही है, कोनिकल पेंडुलम वाला जो मैंने केस तेरे को यहां पे दिखाया, कौन सा वाला, ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही है। अगर मैं कहता कि पार्टिकल तेरा यहां पर है, तब भी तू ऐसे ही लिखता, नीचे mg, इधर टेंशन, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा आगे, तू वही लिखता। बस अंतर इतना है, यहां टेंशन है और यहां पर कौन है, यहां पर कौन आ गया मेरे भाई, नॉर्मल है, खत्म कहानी, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक, यहां पे तेरा नॉर्मल आ गया है, ये इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। तो यही सवाल, ठीक वो सवाल, ये सवाल, इनकी मैथमेटिक्स सबकी सेम है। और यही सवाल एक और तरीका है पूछने का, क्या इस क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, कटोरा घूम रहा है और मास जो है वो रेस्ट पर है कटोरे के रेस्पेक्ट में, तो मास ऑटोमेटिकली घूम रहा है, इसका मतलब। यही सवाल दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा, वो ऐसे पूछ देगा कि सर कटोरा तो रेस्ट पर है, कटोरा फिक्स है, और मास को हमने ऐसे घुमा दिया, जैसे कंचा होता है, कंचा होता है ना, बचपन में खेलते थे, ऐसा मारा है पटाक से, ठीक। तो उस कंचे को कटोरे में रख और ऐसे ऐसे कटोरा, इस कटोरे में कंचे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका केस भी सेम हो जाएगा। मैं वहां तुझे कह दूं भाई साहब वी दे दूं, कंचे की वी दे दूं या फिर ओमेगा दे दूं, चुपचाप वैल्यू पुट करते, सेम कैलकुलेशन रहेगी, कोई चेंज हुआ ही नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक, क्योंकि दोनों ही केस में जमीन से तेरे को कंचा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये इसके पीछे की यहां पर कहानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला चीजें और भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन बनने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक सवाल और ले लिया मैंने कि यहां पर एक कंचा है, ये कोन शेप है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं ना, मूंगफली, तो कागज को मोड़ के कोन बना देते हैं, कागज की शीट को मोड़ के कोन बना देते हैं, तो उस शेप का एक कोन बना दिया है, बड़ा सा कोन है, और यहां पर जो है एक पार्टिकल को ऐसे 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 गोल 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 घुमा दिया। इस प्रकार की चीजें आपको वहां पे भी देखने के लिए मिलती है, मौत के कुएं में भी, ठीक। तो मैं तो आइडियल केस में मान के चल रहा हूं कि यहां फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है, मौत का कुआं भी कुछ ऐसे ही होता है, कुछ इससे मिलता जुलता ही होता है। तो मैंने माना सपोज यहां पर ये तुम्हारा कागज का टुकड़ा, कागज का जो शीट था, आपने उसको मुड़ के कोन बना दिया, और एक पार्टिकल है जो ऐसे 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 क्या कर रहा है मेरे भाई, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस प्रकार से। और मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने म्यू बराबर दे दिया 0। मैं जानना चाहता हूं भैया सारी बातें बता दो, तो आप फिर से वो स्टार्ट करोगे क्या, सबसे पहले सेंटर पता करो, सर ये सेंटर, फिर सर बीडी बनाओ। मैंने कहा बीडी बनाना है, नीचे लग रहा होगा mg, ये कौन सरफेस में यहां पे हटा देता हूं, नीचे लग रहा होगा mg, और बताओ सर mg, सर और लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा होगा नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है, ये वर्टिकल लेंथ है, यहां से ये चीज तू पता लगा सकता है कि कौन सा एंगल क्या है, ध्यान से देखना, ठीक, सिमेट्री के थ्रू। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देख ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ऊपर हो जाएगा n cos थीटा,
और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। सवाल तेरा समाप्त हुआ। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और एन साइन थीटा क्या दे देगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। वही सवाल है रिपीटेडली, वही सवाल रिपीटेडली बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये भी है, कभी कभी सवाल आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जो प्रॉपर्ली वेक्टर बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको v दे देगा या जिसमें आपको आर दे देगा, ओमेगा दे देगा, वी आपसे पूछेगा, तो ये इनके रिलेशन है कि वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ये आपको याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, जब आप वेक्टर में मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लोगे तब आप इसमें माहिर हो जाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आई कैप जे कैप में गिवन होते हैं और इनसे ही आप उनको सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। बी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, मैंने इसको डिफरेंशिएट मारा डीबी बाई डी टी ओमेगा, मैंने यू इंटू बी मेथड लगा दिया, पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन इनटू दूसरा डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन, मैंने सेम एडिज लगा। dr by dt इज व्हाट, वेलोसिटी, d ओमेगा by dt इज अल्फा। ये जो एक्सेलरेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और वही at बराबर अल्फा क्रॉस आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऑल्दो आपको मुझे पता है कि at बराबर आर अल्फा आपको ऑलरेडी मालूम है, तो इट्स ओके। at बराबर आर अल्फा, बात वही हो गया, at बराबर आर अल्फा, वो रिलेशन और ये रिलेशन एक ही है। क्योंकि शायद आपको ये बात पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सपोज इस प्रकार से पार्टिकल अगर घूम रहा है, तो यहां पे जो रेडियस वेक्टर होगी उसकी रेडियस वेक्टर देख, अभी यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, तो रेडियस वेक्टर इस प्रकार से घूम रही है। ठीक, जैसे जैसे पार्टिकल यहां पे घूम रहा होगा वैसे वैसे पार्टिकल की जो रेडियस वेक्टर होगी वो ऐसे घूम रही होगी, ऐसे। ये रेडियस वेक्टर किस सेंस में घूम रही है? आप बोलोगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में घूम रही है। तो बाय डिफॉल्ट हमने मान रखा है कि यार ये है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, लेकिन डायरेक्शन की अगर आवश्यकता पड़ी कि आप मुझे ओमेगा की डायरेक्शन बताओ, तो हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं बाहर की तरफ। इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन हम लोग यहां पे क्या ले लेते हैं, बाहर की तरफ। क्लियर है? और अगर पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है तो आप बोल सकते हो सर ओमेगा और अल्फा का साइन अगर सेम होगा, साइन अगर सेम होगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगा भाई साहब, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक, तो ओमेगा बाहर की तरफ है तो अल्फा भी या तो अंदर होगा या बाहर होगा। अगर अल्फा बाहर हुआ तो अल्फा ओमेगा दोनों बाहर बाहर, तो इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप हो रहा होगा उस केस में, और अगर अल्फा अंदर हो गया तो पार्टिकल उस केस में स्पीड डाउन हो रहा होगा। खत्म कहानी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद आप यहां से भी बोल सकते हो सर जी देखो रेडियस वेक्टर हो गई इधर, मैंने कहा ठीक है, और अल्फा है बाहर या अंदर, तो इसका मतलब एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना, तो आप यहां भी लगाओगे a बराबर आर अल्फा, तो ओपन करोगे तो वही पहुंच जाओगे जो फॉर्मूला आपने ऑलरेडी याद किया था। क्लियर है? खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रॉड। ठीक, ये आर्टिकल की मैथमेटिक्स आप चाहो तो जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन मैथमेटिक्स इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसका फॉर्मूला, कि आप ये फॉर्मूला याद रखो। बैंकिंग ऑफ रॉड का मतलब, यहां पे सबसे पहले मैं एक एक करके आपको यहां पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है सड़क। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है, जब भी कभी हम मुड़ रहे होते हैं तो सड़क को थोड़ा सा टिल्टेड किया गया होता है, आप अगर नोटिस करो। ठीक, कि जो मेन सड़क होती है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। तो सपोज आपने थीटा एंगल को सड़क को उठा दिया है, तो इसमें सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं कि सपोज मान के चलो फ्रिक्शन है ही नहीं, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी को अगर टर्न करवाना है तो वहां पर कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए? तुम बोलोगे सर ठीक है सर ये हमारी गाड़ी है, इसकी अब बीडी बना लो, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg, और सर ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है सर, आपने बोला था सेंटर, ये सबसे पहले सेंटर पता करो, ये सेंटर पता कर लिया, बीडी बना ली, सर तोड़ा ताड़ी कर लो। और अगर तोड़ा ताड़ी अगर मैं करूंगा तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर जी ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऊपर लगेगा n cos थीटा और इधर लगेगा n sin थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये बिना फ्रिक्शन के मैं एक तरीके से सड़क को थोड़ा सा थीटा एंगल आपने उठाया और गाड़ी को आपने सेफली टर्न किया। तो आप बोलोगे इन दैट केस सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स n cos थीटा बराबर आ जाएगा mg, और n sin थीटा जो होगा वो आपको दे देगा mv²/r। दैट मीन्स tan थीटा बराबर निकल के आ जाएगा v²/rg। तो ये जो v निकल के आया ये निकल के आया √rg tan थीटा। ये जो वेलोसिटी आई ये वो वेलोसिटी है जो बिना फ्रिक्शन के आपको आवश्यकता है। मतलब आप अगर इतनी वेलोसिटी, इसके दो तीन मतलब निकलते हैं बोलने के। पहला मतलब आपकी सड़क चिकनी है, आपकी सड़क पे फ्रिक्शन ही नहीं है, और सड़क को आपने रोड को सपोज थीटा डिग्री उठा रखा है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी हो कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए। आप बोलोगे tan थीटा बराबर v²/rg या v बराबर √rg tan थीटा। तो पहला प्रश्न, इसी प्रश्न को पूछने की पहली लैंग्वेज कि सड़क चिकनी है, बता दो कितना एंगल उठा दे कि v वेलोसिटी के साथ सेफली टर्न कर जाए, tan थीटा बराबर v²/rg। दूसरा सवाल कि सर सड़क चिकनी है, ठीक, हमने थीटा डिग्री उठा दिया है, तो बताओ सेफली स्पीड कितनी है, v बराबर √rg tan थीटा।
तीसरा प्रश्न, तीसरी लैंग्वेज कि सर आप ये बता दो कि गाड़ी कितनी वेलोसिटी के साथ जो यहां पर जो है मूव करे कि बिना फ्रिक्शन के गाड़ी सेफली टर्न कर जाए। चौथा सेंटेंस, गाड़ी की स्पीड बता दो कि थीटा डिग्री आपने रोड को बेंक कर दिया है कि जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जब हमने कैलकुलेट करी तो उसकी वैल्यू 0 आई। ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। इन सबका एक ही मतलब है कि बिना फ्रिक्शन के आपको सेफली टर्न कराना है, तो v बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, √rg tan थीटा प्लस फाई। अब इसके बाद अगर सपोज आप अपनी, अब मैं कहूं कि यार सरफेस रफ है, तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात है, ये आपने पूरी डिटेल में सारी चीजें पढ़ी होगी जब आपने यहां पर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर आप यहां पर फ्रिक्शन, अभी क्या है, अभी तो भाई साहब केवल sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। अगर यहां पर सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन भी इसकी मदद करेगा, तो वहां पर हमें वेलोसिटी की रेंज मिल जाती है। मतलब आप ऐसा समझो कि सपोज ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, से भी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब चिकनी रोड होती तो 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी को तो सेफली टर्न करते। अब अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करेगा तो फ्रिक्शन भी तो अपनी तरफ से मदद करेगा, फ्रिक्शन भी कहेगा भाई मैं भी तो हूं, ठीक, मैं भी तो हूं। तो अगर आपने उस केस में फ्रिक्शन को कंसीडर किया तो वेलोसिटी की दो वैल्यूज आती थी कि इससे ज्यादा मत चलाओ गाड़ी और इससे कम भी मत चलाओ गाड़ी। रियल लाइफ में क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है, तो रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर मैंने म्यू दे दिया तो बता गाड़ी किस स्पीड से चलाएं कि सेफली टर्न कर जाए। तो इन दैट केस मैंने यहां पे सारी चीजें लिख दी है, उसकी वैल्यू निकलती आती है v बराबर √rg tan थीटा प्लस फाई, जहां पर जो फाई है उसका रिजल्ट, ओके शायद मैं यहां लिखा हुआ है, वहां जहां जो फाई है वो आपका होता है वही जो हम लोगों ने फ्रिक्शन बढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज, या tan थीटा बराबर या म्यू बराबर tan फाई। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा कह दूं कि म्यू की वैल्यू सपोज 1/√3 है, तो आप समझ जाना कि फाई की वैल्यू 30 डिग्री है। आपको चुपचाप यहां पे 30 डिग्री पुट कर देना है। क्लियर है, ठीक है सर, ओके। तो ये आती है वेलोसिटी मैक्सिमम सॉल्व करने के बाद। ये जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हम लोग, सर ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई, तो शायद आपको ध्यान हो, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि जैसे ही हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो इधर दिखा देते हैं नॉर्मल, नीचे दिखा देते हैं mg। जब आपकी स्पीड मैक्सिमम, आप मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम कितनी स्पीड रखें अपनी गाड़ी की बिना फिसले हम सेफली टर्न कर जाएं, तो गाड़ी की टेंडेंसी क्योंकि बाहर जाने की है इसलिए फ्रिक्शन लग जाता है अंदर की तरफ। और फिर इन दैट केस आई थिंक आपको इसके बाद की फिजिक्स पता होगी, मैथमेटिक्स पता होगी, नहीं पता तो मैं यहां पे लिख देता हूं जल्दी जल्दी। ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ऊपर हो जाएगा n cos थीटा, इधर आ जाएगा तुम्हारा n sin थीटा। बिल्कुल उसी प्रकार ये फ्रिक्शन है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा f cos थीटा और नीचे हो जाएगा f sin थीटा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले केवल n sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा रहा था, अब n sin थीटा को सपोर्ट मिल गया f फ्रिक्शन का भी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी बोला भाई भी है तेरे साथ, दोनों मिलकर जो है एक तरीके से रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू को मिलके बढ़ा देते हैं। मतलब mv²/r की वैल्यू एक तरीके से जो है आप समझ जाओ, जो फोर्सेस सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इसलिए mv²/r की वैल्यू बढ़ गई। दैट मींस उस वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेफली टर्न। तो यहां पर इन दैट केस जब मैं फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रख दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूं, तब सॉल्व करने के बाद केस आपका सॉल्व करके आता है √rg tan थीटा प्लस फाई। मतलब इतनी वेलोसिटी आप रखोगे तो सेफली टर्न आपकी गाड़ी कर जाएगी। इससे ज्यादा रखोगे तो फिर आप गए भैया, फिर तो निपट गए। वही इसका दूसरा केस भी होता है कि भैया इतनी भी कम मत कर कि गाड़ी फिसल के नीचे आ जाए, जो अक्सर पहाड़ों पे हो जाता है, पहाड़ों पे बर्फ पड़ गई और फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपने देखा गाड़ी फिसलती भी आ रही है नीचे की तरफ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया इतनी भी कम मत कर कि गाड़ी नीचे फिसल आ जाए। तो इन दैट केस जो बी मिनिमम आता है, याद रखने का तरीका, जहां प्लस था वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस बी मिनिमम कितना आ जाएगा, √rg tan थीटा माइनस फाई। इस पर जब भी सवाल आएंगे बेटा डायरेक्टली सवाल आएंगे। इस केस में कुछ नहीं हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया, गाड़ी की फिसलने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लग गया, और ऊपर फ्रिक्शन लगा तो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, कुटर सॉल्व करके ये आंसर निकाल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो आप म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। जैसे म्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे, म्यू 0 हुआ तो फाई 0 हुआ, तो वी मैक्स जो भी आना था, जो भी आना था वो आपका √rg tan थीटा आ गया। तो चाहे वी मैक्स निकाल या वी मिनिमम निकाल, √rg tan थीटा प्लस फाई आ गया। तो ये वही तो आ गया कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो यही तो मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √rg tan थीटा। मतलब ये याद रखो तो सब कुछ याद हो गया। ठीक, इसके बाद फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर म्यू तो है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन थीटा 0 हो गया। यहां पर सब फ्रिक्शन तो है ठीक, लेकिन थीटा 0 हो गया, मतलब सड़क फ्लैट हो गई। सड़क फ्लैट हो गई का मतलब आप समझो कि इसको ऐसे लिखा होता है लैंग्वेज में कि फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे सवाल दे देते हैं। मतलब रियल लाइफ में सपोज तू गाड़ी चला रहा है,
और बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, सड़क कहीं उठी भी नहीं है, और जो दौड़ने वाला ट्रैक है ना, वही समझ लीजिए, जो दौड़ने वाला ट्रैक है इसमें रेस होती है, ठीक, बिल्कुल फ्लैट रख रखा है आपने, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट रख रखा है। अब सपोज आपने गाड़ी चलाई और आपने सपोज गाड़ी को मोड़ा, तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने गाड़ी को मोड़ा, बोले हाँ। सर्कुलर पाथ में मोड़ा, बोले हाँ सर। मैंने कहा तो अब बताओ उसमें कौन सा फोर्स लगा होगा जिसने सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराया होगा, कौन सा लगा होगा? आप नॉर्मल एमजी तो बोल नहीं सकते, नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे, ठीक। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सर यहां पर सपोज ये छोटी सी जो है सड़क थी और यहां पर गाड़ी आपने क्या कर दी भाई, मोड़ दी, कार हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, आप बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी आपने ऐसे मोड़ दी, तो इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराने वाला अगर कोई बंदा है तो वो केवल एक है, फ्रिक्शन। तो आप सीधा बोलोगे सब फ्रिक्शन ने यहां पर mv स्क्वायर बाई आर ये पूरा करा दिया होगा। तो अब अगर मैं तुमसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया ये बता दे तेरी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी तेरी गाड़ी फिसले ना, तब आप बोलोगे, बोले सर जी देखो क्योंकि आप v को मैक्सिमम चाहते हो तो इसको भी मैक्सिमम इस्तेमाल कर लो, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, म्यू इंटू एम जी, और ये किसके बराबर हो गया सर, एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट आ गया, वी मैक्स तेरा निकल का आ गया कितना, म्यू जी आर का अंडर रूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा, इसको भी याद रखना है क्योंकि इस पर डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं। अगर ये याद नहीं कर रहा तो तू ये याद कर ले, इसमें बस थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दे, जैसे ही तू थीटा की वैल्यू 0 पुट करेगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेगा, सरफेस फटाक से फ्लैट बन जाएगा, और थीटा 0 तो आर जी टेन फाई आ जाएगा, और आर जी टेन फाई आ गया, टेन फाई की वैल्यू म्यू है, तो देख म्यू आर जी तेरा वही फॉर्मूला बन के आ जाएगा। आगे बात समझ में, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, देयर ओनली ए सिंगल फॉर्मूला जो याद रख, वी मैक्स बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाई, वेयर टेन फाई बराबर म्यू, खत्म। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बस खत्म। बोले बी मिनिमम में, बोले जहां थीटा प्लस फाई था वहां माइनस लगा दे, बोले फ्लैट सरफेस है, बोले थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दे, बोले फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 पुट कर दे, पाई की वैल्यू 0 पुट कर दे, सारे फॉर्मूले तेरे एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सवाल देख, क्वेश्चन देख, मैंने यहां पे लिखे भी थे क्वेश्चन, कांगे जैसे पहला प्रश्न, मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन टर्न राउंड ए कर्व ऑफ 30 मीटर रेडियस, मतलब आर की वैल्यू दे दी 30 मीटर ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और म्यू भी दे दिया, म्यू बराबर इसने दे दिया 0.4, तो सीधा लिखेगा v बराबर, ऐसे सवाल अक्सर जेएमएस में बहुत पीछे पूछे जाते हैं, म्यू जी आर का अंडर रूट, जी आर म्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कभी कभी सवाल तेरे सामने ऐसा भी होता है, क्या ये तो मैंने बहुत सिंपल सवाल आपके सामने ले लिया, सपोज मैंने थोड़ा सा अच्छी लेवल का सवाल ले लिया यहां पर, कि जरूरी नहीं कि सारे सवाल आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी सवाल मिले, जैसे कि तुम्हारे सामने ये रहा, इसने ऐसा बोला ब्लॉक ऑफ मास m है, मास दे दिया है और उसको 1 मीटर दूरी पे हमने रख दिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कैपिटल R दूरी पर आपने ब्लॉक को रख दिया है, और फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अ राउंड टर्न टेबल, एक टर्न टेबल है, उसके बाद ए टेबल हुज सरफेस कैन रोटेट अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, मतलब घूमने वाली टेबल है, और आपने एक मास को सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे रख दिया है, टेबल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, तो जो गिवन है वो लिखते चलो, इसका मतलब इनिशियल ओमेगा 0 हो गया है, एंड रोटेट भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर 3, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 दे दी है उसने बोला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बराबर 0.5 दे दिया। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अब उसने बोला है कि टी बराबर इस टाइम पर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मोशन ब्लॉक जस्ट स्लिप, मतलब ब्लॉक फिसल गया, तो बता दो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। मतलब वो ये जानना चाहता है कि वो टाइम बता दो जब ब्लॉक स्लिप कर गया। क्वेश्चन की बात ये है, ठीक, आपने टेबल पर रखा, जाहिर सी बात है एक टेबल है, घूमने वाली टेबल है, और टेबल एक्सेलरेटेड है, तो आपको फील लेनी पड़ेगी कि टेबल कैसी है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। बोले टेबल शुरू में रेस्ट थी और टेबल एक्सेलरेट कर रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब इसका ओमेगा लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले आराम से, फिर तेज, 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 फिर तेज। तो एक मोमेंट तो ऐसा जरूर आएगा जब मास फिसल जाएगा। तो जब मास फिसला होगा, स्लिपिंग हुई होगी, ठीक, तब इस केस क्या हुआ होगा वहां पर, बोले उस टाइम क्या हुआ होगा वो चीज समझने पहले आप ये सोचो उससे पहले क्या हुआ होगा। फिसलने से पहले क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये मास इसके साथ घूम भी रहा है, हाँ सर घूम रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा एसी। बोले हाँ सर, क्योंकि अल्फा दे रखा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा इस तरफ 80। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, तो भाई एसी भी है 80 भी है, तो इसका मतलब इस बंदे का जो एक्सेलरेशन होगा वो कहीं इधर हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने कहा करेक्ट है भैया। अब मेरा प्रश्न है कि भाई ये एक्सेलरेशन दिया किसने, mg ने दिया, mg अंदर लग रहा है, नॉर्मल ने दिया, नॉर्मल बाहर लग रहा है, बचा कौन,
फ्रिक्शन। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ने ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया है, फ्रिक्शन ने ही। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैसे कराया, अरे भाई और बता ना कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग दिख रहा है तुझे, जमीन पे बैठ के सूडो फोर्स लगाएगा क्या है? नहीं सर। स्प्रिंग दिख रहा है तुझे? नहीं सर। और बता, टेंशन दिख रही है, रस्सी दिख रही है? नहीं। तो नॉर्मल mg वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब एक ही फोर्स बचा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली, फ्रिक्शन इधर ही लगा होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन ने इसको नेट एक्सेलरेशन दिया है, या फ्रिक्शन के इधर वाले कंपोनेंट ने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और उधर वाले कंपोनेंट ने क्या कर दिया होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया होगा। अब बात करो फिसला फिसली की, तो जब जस्ट फिसल गया होगा तो इन दैट केस में क्या बोलूंगा, जैसे ही ब्लॉक फिसल गया होगा तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका होगा, क्रॉस कर गया होगा, तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया होगा। तो बस सवाल तुम्हारा समाप्त हो चुका है। इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम जब हो गया होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो गया होगा उस टाइम पर। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा, बोले म्यू इंटू mg दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है सर, ac। ac की वैल्यू कितनी होगी सर, ac होगा ac बराबर r ओमेगा स्क्वायर। तो मान लो t टाइम पे फिसला, तो t टाइम पर मैं ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया तूने। तो किसी भी टाइम पर ac निकल के आ गया r अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर ओमेगा की। तो किसी भी टाइम पे तेरे को ac पता चल गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पता चल गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो ac की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, r अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ac आ गया इसका स्क्वायर, और at बराबर r अल्फा इसका स्क्वायर। मैंने कहा करेक्ट। मैंने कहा यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सही है। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ओमेगा बढ़ रहा है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे ac बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ac बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन को m इंटू a वाला टर्म बढ़ रहा है, और जैसे m इंटू a वाला टर्म बढ़ रहा है तो वैसे वैसे यहां पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो भी तेरी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते 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 एक केस ऐसा आया होगा जब ये म्यू इंटू mg के बराबर होगी, उसके बाद बॉडी फिसल जाएगी। देख एक ही लाइन में तेरा यहां पर टाइम निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये तेरा जी एडवांस लेवल हो गया। अब लेवल तो और भी बढ़ा सकते हो, मैंने यहां पर एक ब्लॉक रखा, हो सकता है वो एक और रख दे यहां पर, कहते भैया मैं तो दो। अब जे एडवांस के सवाल कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हाई फाई सवाल ऐसे पूछ दे जो आप कर ही नहीं पाओ, छोटे छोटे सवालों को मर्ज करके जे एडवांस के सवाल बना दिए जाते हैं। मैं यहां पे एक ब्लॉक रखा है, वो कह देगा भैया एक और रख दिया मैंने ले ठीक है भाई साहब। उसका पेट ना भरा, कह देगा दोनों को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब एडिशनल फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। और मन नहीं भरा तो उसको कह देगा भाई साहब उसमें यहां पर उसने एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, खत्म कहानी। क्लियर है? रस्सी वाला सवाल मेरे पास यहां पर है भी, मैं यहां पे लिख के भी लेके आया था, जैसा तुम्हारे सामने क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, ध्यान से देखो। इसने बोला टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना आर प्लेस्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ ए टर्न टेबल। भैया ये रही टर्न टेबल, आ जाओ। ठीक है सर, यहां पर एक मास रख दिया m1 और यहां पर एक मास रख दिया m2, और दोनों को जोड़ दिया उसने रस्सी से। ठीक है भाई साहब, ओके, चेक करके देख लो। ठीक, आर प्लेस्ड अलोंग ए डायमीटर ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल m1। अच्छा, यहां उसने म्यू1 दे दिया, और नो फ्रिक्शन बिटवीन m2 एंड द टेबल, यहां उसने म्यू की वैल्यू 0 दे दी। आगे बढ़ो भाई साहब। टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा भी दे दिया उसने, ठीक है, ओमेगा दे दिया उसने। मासेस आर प्लेस्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ द टेबल आइदर साइड ऑफ द सेंटर सच दैट m1 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब इसका जो मास है सेंटर से वो r1 भी डिस्टेंस उसने दे दी है, और मासेस आर ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, इसका मतलब r1 भी दे दी, और ध्यान से देख उसने कहीं ना कहीं r2 भी दे दिया। देख r2 का कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दी है। देख रस्सी की लेंथ दे दी 0.3 मीटर, टोटल रस्सी की लेंथ 0.3 मीटर दे दी, और इसकी डिस्टेंस दे दी सेंटर से, तो इसका मतलब R2 भी तेरे को दे दिया, R1 प्लस R2 बराबर लेंथ ऑफ द रस्सी। अब उसने सवाल पूछ लिया, देख पहला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। कह रहे भैया लगा दे, ये इसके साथ घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब देख ऐसे घूम रहे हैं, देख ऐसे, ये तो घुमा के दिखा दूंगा मैं तेरे को, देख ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, देख ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, बोले सर जी देखो इधर लग रही होगी टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान ले आगे की तरफ लग रहा है, तो आप लिखोगे T प्लस F बराबर m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। दोनों ने मिलकर सेंटीमीटर फोर्स दे दिया। कोई क्या कहा फ्रिक्शन आपने आगे क्यों माना, अरे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसका सर इसके एबीडी बनाओ, सर इस पे लग रहा होगा पीछे की तरफ टेंशन, सॉरी इस तरफ टेंशन लग रहा होगा,
मैंने कहा ठीक है भाई साहब, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, तो यहां पे टेंशन क्या दे देगा सर, m2r2 ओमेगा स्क्वायर, दोनों को घटा दे, ये निकल के आ जाएगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर माइनस m2r2 ओमेगा स्क्वायर। चेक करके देख, ओमेगा गिवन है, r1 गिवन है, r2 गिवन है, मास गिवन है, फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा तेरा। और हाँ एक चीज, ये सवाल जी एडवांस में आया हुआ सवाल है, पहले कभी ये सवाल जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसने दोनों को मिक्स कर दिया। अभी और देखा, अभी इसका पेट नहीं भरा, उसने बोला मिनिमम बता दो कितनी हो कि मास जो है स्लिप कर जाए, तो इन दैट केस सेकंड पार्ट में आप क्या कर दोगे, सब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम इस्तेमाल कर लो, म्यू इनटू m1g, खत्म। ठीक है सर, उसके बाद हाउ शुड द मास, कैसे रखें, ठीक है, मतलब r1 r2 बता दो कैसे रखें, सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द m1। अब ये वही सवाल हो गया जब मैंने तुझे बोला कि बताओ कैसे रख दे कि इसमें फ्रिक्शन लगे ही ना। इसका मतलब जो आपने इक्वेशन निकाली है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें आप कुछ मत करो, फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 पुट कर दो, फ्रिक्शन 0 पुट कर दे, टेंशन निकल के आ जाएगा। तो देख बड़े आराम से, क्योंकि उसने बोला फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़े, तो फ्रिक्शन 0 हो गया, टेंशन बराबर इतना, टेंशन बराबर दोनों को बराबर कर दे, ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, m1 r1 बराबर m2 r2, r1 प्लस r2 की वैल्यू l के बराबर दे रखी है उसने, m1 r1 बराबर m2 r2, m1 m2 गिवन है, r1 r2 निकल के आ जाएगा पहली इक्वेशन, r1 प्लस r2 का सम उसने 0.3 दे दिया, वैल्यू पुट करेगा, सॉल्व करके आंसर निकाल देते। तो दिस इज हाउ जेईई एडवांस आस्क द क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप मैंने यहां पर इतने कम समय में अच्छा खासा सर्कुलर मोशन आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक, तो इस चीज को रिवाइज करते रहिए बेटा, लगातार पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, सर्कुलर मोशन मेरी पूरी कोशिश रही कि आज के लेक्चर में पूरा जल्दी से जल्द, मतलब अच्छे से, जल्दी से नहीं अच्छे से हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करा लें। और आपको कितना मजा आया हो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे अगले लेक्चर, मैं अगला लेक्चर डिसाइड करूंगा। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वाला रहेगा वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी वाला नेक्स्ट लेक्चर आई होप जिस दिन भी शेड्यूल के हिसाब से जो डेट डिसाइड होगी उस दिन अपन लोग मिलते हैं। तो भाई ध्यान रखिए अपना, फाइनली समझ गए ना। टेक केयर।